अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम है, वो है क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम। सारी दुनिया में ये प्रॉब्लम इस वक्त इतना ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। उसमें एक ऐसी खातून भी हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हैं और क्लाइमेट चेंज के हवाले से मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ की जो लिस्ट है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ख़वातीन की जो लिस्ट है, उसमें भी उन्हें शामिल किया गया है और आज बड़े ख़ास दिन है उनकी ज़िंदगी का। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वो खातून कौन है और फिर आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। में शामिल कर लिया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली शेरी रहमान 21 दिसंबर 1960 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने बरतानिया की ससेक्स यूनिवर्सिटी से आर्ट्स हिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद सहाफत का शोबा इख्तियार किया और 1988 में डॉन ग्रुप के रिसाले हेरल्ड की एडिटरान चीफ बनी, जहां उन्होंने 11 बरस तक खिदमात सरअंजाम दी। शेरी रहमान ने 2002 में अमली सियासत का आगाज किया और पहली मर्तबा कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। वो 2008 में पाकिस्तान की वजीर इत्तलात बनी। उन्हें 2011 में अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर मुकर्रर कर दिया गया। इसके बाद वो 2015 में सेनेटर बन गयी, जबकि उन्हें 2018 में पाकिस्तान की पहली खातून सेनेट ऑपोजिशन लीडर बनने का एजाज भी हासिल हुआ। शेरी रहमान को उनकी खिदमात के एतराफ में अब तक लगभग दर्जन एजाजात से नवाजा गया है, जिनमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अवार्ड और पाकिस्तान का आला तरीन सिविलियन अवार्ड निशाने इम्तियाज भी शामिल है। प्रोग्राम सुबह से आगे की टीम उन्हें 62वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद देती है। जी, शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेरी साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे जी। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। अच्छा, हम तो ये चाहते थे कि सालगिरह आपकी यहाँ स्टूडियो में हो, कोई आप केक वगैरह भी ले आती, लेकिन आप दूर से सालगिरह मना रही हैं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। वैसे बिल्कुल गैर मुनासिब है, आपने सही कहा, ये तो कर्जा रहा फिर। बस ये ठीक है, सही बात है। अच्छा, अब जरा हम थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी के सफ़र को अगर हम देखें तो वो मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर बात की जा सकती है। सहाफ़त भी है, सियासत भी है, क्लाइमेट चेंज भी है। वो एक शेर है ना, वो जो कम हिम्मत से संगे मील को मंजिल समझ बैठे, जो कम हिम्मत से संगे मील को मंजिल समझ बैठे, यहाँ तो मुद्दतों मंजिल को भी मंजिल नहीं समझा। तो कौन सी मंजिल है आपकी? इतनी सारी चीज़ें आप करती जा रही हैं। नहीं, देखिए कोई मंजिल नहीं है। आज की मैं कहानी बताऊंगी, दोपहर में मैं खैरपुर में होंगी और इंशाल्लाह रात को वापस इस्लामाबाद, क्योंकि वहाँ भी अभी काफ़ी लोग मुतासिर हैं सैलाब की बदकारियों से, बदहाली से। और अभी भी मैं समझती हूँ पाकिस्तान में हमें लोगों को याद रखना चाहिए जो इस वक्त टेंट्स और टारपोलिन सर्दियों में रह रहे हैं या कभी मेकशिफ्ट शेल्टर्स में रह रहे हैं, जो उनके घर नहीं हैं। तो आज हमारा वहाँ उनसे मिलने का प्लान है जी। और ये बात आपके तवस्सुत से भी मैं बावर करना चाहती हूँ कि इस वक्त भी पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी इस तरह के एड पर ज़िंदा हैं। तो इनके लिए दुआ भी कीजिए और कुछ दवा भी कीजिए। हम एक दूसरे की मदद ही कर सकते हैं मुश्किल हालात में। अपनी बात क्या करें, दूसरों का देख के ही बंदा बस सोच के उसी से इंस्पिरेशन होता है कि जो हमें सौंपा गया है काम, जो कलमदान में जो भी और जो भी हमारी पहुंच है, जो अल्लाह हमें देता है सलाहियतें, उनको मुकम्मल तौर पर बरूकार लाना चाहिए और बस इसी रास्ते पर गामजन रहें।
ठीक है बिल्कुल। लेकिन शहरी साहब, हम कहते हैं ना कि जिस शख्स को अल्लाह ताला चुनता है किसी की मदद करने के लिए, वो उसको एक तरह से अपनी नज़र में बड़ा बना देता है, दुनिया की नज़र में बड़ा बना देता है। छोटा वो भी नहीं है जिसकी मदद हो रही है, लेकिन यह है कि वो ख़ास चुने हुए लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला अपनी प्यारे लोगों के लिए, मदद के लिए चुनता है। आपने लोगों के लिए बड़ी खिदमत की है, आपने बड़ा काम किया है। आपने कौन सा मौका था ज़िंदगी में जब आपने ये सोचा था कि मैंने बड़े बड़े काम करने हैं? मतलब वो एक होता है, हर बच्चा हो, लड़का लड़की, वो ये सोचता है कि मैंने बड़े काम करने हैं, मैंने बड़ा डॉक्टर बनना है, मैंने गरीबों का मुफ्त इलाज करना है। इस किस्म की सोच आपके जहन में कब आई? ये एक्चुअली मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे बड़े काम करने हैं। मैंने बस सोचा कि मुझे काम करने हैं, और मैं इस तरह का बंदा हूँ कि इस उम्र में भी मुझे रात को ख्याल आता है, जब भी सोने का वक्त होता है, कि ओहो आज मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये रह गया, तो वो नहीं कंप्लीट हुआ। बस दिन में इतने एजेंडे मैं अपने सर पे सवार कर लेती हूँ, और मुझे लोग कहते हैं कि आप अपना हाल खुद भूल जाती हैं, अपने लिए पर्सनल स्पेस और टाइम नहीं होता। वो भी सच बात है, और मुझे अब सोचना चाहिए कि थोड़ा सा स्लो डाउन करना चाहिए। मतलब मेरा एक बचपन से ये है कि स्कूल में हो या कहीं काम पे हो, बट मतलब जो असाइंड होता है वो मैं हमेशा नाकाफ़ी समझती हूँ कि ये तो बस असाइनमेंट है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो अगर आधी किताब पढ़नी है तो पूरी तो ख़त्म करनी होगी मुझे, सबक के लिए। इस तरह का क्या बात, ज़बरदस्त जी। अच्छा, अब ये जो एंग्जाइटी है, ये एक अपना ही ये आपको बहुत सारी आगे बढ़ाने में मदद देती है ना ये चीज़। अब जैसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल खातून तो आप बन गई हैं माशाल्लाह। अब उस टारगेट को क्या अचीव करना है, क्या क्या आपने अपने टारगेट्स बनाए हुए हैं कि क्लाइमेट चेंज की दुनिया में इस जो आपको एक एजाज़ मिला है उस पर क्या क्या काम करने हैं? देखिए, वो इन्फ्लुएंशियल वाला एजाज़ है, वो क्लाइमेट चेंज के सिर्फ हवाले से नहीं है, मगर वो बहुत सारी और भी ख़वातीन हैं, बहुत कुछ करती रहती हैं। तो हमें जब भी हमें कोई वक्त या स्पेस मिलती है, या हमारे पास कोई ऐसा ओहदा होता है जिससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन वहाँ पे जो लॉस एंड डैमेज का जो हो रहा था शर्म एल शेख में, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं होगा, और बहुत सी टीम्स चली भी गई, मतलब दूसरे ममालिक की भी। तो बाद में उनके मिनिस्टर्स वापस आए, मैंने बहुत सौ को टेक्स्ट किया कि ये हो के रहेगा, प्लीज़ आप लोग वापस आ जाएं, हमें आपकी सियासी मदद की ज़रूरत है, यहाँ सिर्फ टेक्निकल नेगोशिएटर्स रह गए हैं, आप लोग वापस आएँ। तो बहुत सी वापस आई ख़वातीन मिनिस्टर्स भी, और हम बहुत सारे ममालिक के साथ काम कर रहे थे। तो जब लीडरशिप हाथ में है, मसलन उस वक्त G77 की थी, तो उसे इस्तेमाल करें, हम क्यों छोड़ दें कि और मुझे कहा गया कि ये नहीं होगा मैडम, नहीं होगा। अब मैं क्या स्टोरी इसकी बताऊं। मैं 2-3 लोग हम रह गए थे वहाँ, और फिर हमने सबको वापस बुलाना शुरू किया। कॉप की वो कॉन्फ्रेंस एक्सटेंड हुई, मतलब 2 रात तो हम बगैर किसी कमरे के वहाँ कॉन्फ्रेंस सेंटर में बैठे हुए थे, क्योंकि छोटे ममालिक के, मतलब बड़े अमीर ममालिक के बड़े बड़े दफ्तर होते हैं, जो हमारे सिर्फ पवेलियंस थे वो तो बंद हो गए थे। तो हम वहाँ बैठे हुए थे बगैर, मतलब खाना भी अंदर लाना मुश्किल था, सिर्फ पानी और कोका कोला मिल रहा था। तो मैंने कहा अपने एक हमारे एम्बेसडर मुनीर हैं, उनको भी मैंने कहा, नबील मुनीर जो साउथ कोरिया से आए हुए थे मेरे साथ, डेजिग्नेटेड वाइफ, तो वो बैठे रहे मेरे साथ आखिर तक। फिर उनकी भी फ़्लाइट चली गई, मतलब जानी थी, क्या करेंगे, चलता चला जा रहा था। तो मैंने कहा बस हमने नहीं जाना, और बाकी जो मिनिस्टर्स मौजूद थे जिनकी लीडरशिप की ज़रूरत थी, जिनकी हामी की ज़रूरत थी, क्योंकि आर्म ट्विस्टिंग तो चल रही थी, ये तो होता है ऐसे कामों में। तो मैंने कहा नहीं, आप नहीं जाएंगे, अब जो भी हो जाए। हम रात को जाते थे, फिर 12-1 बजे सुबह हो जाती थी, निकलते थे इस तरह से। तो बट हो गया, और अगर किसी की इसमें दो लोगों की भी खिदमत हो गई 2 मिलियन के बजाय, मैं समझती हूँ ये मेरे लिए ज़रूरी है। और इंशाल्लाह आगे जाके जो टीम्स होंगी, शायद इसमें पाकिस्तान हो ना हो, ये जो टेक्निकल टीम है, ट्रांजिशन टीम जो बनी है, आई एम श्योर वो आगे कुछ करेंगे और इस बात को आगे ले जाएंगे। लेकिन हमें इस वक्त तो चैलेंज हमें अपने अंदर मुल्क में भी है, और बहुत सी बातें और काम करने को हैं जो नहीं हुए हैं जी, सूबों के साथ भी, और हर सतह पे बड़ी मुश्किलात हैं जी, बट करना तो है। अच्छा शहरी साहब, अब हमारा एक और बड़ा इशू है, और वो कब से चल रहा है और लगता है कि आगे भी चलेगा, और वो है स्मॉग का।
और वो स्मॉग का इशू ऐसा है कि लाहौर का सारा एरिया और उसके गिरदोनवा के इलाके और ये सारी चीज़ें, इसके हवाले से आपने कुछ मतलब आपने टीम से मीटिंग्स की, कुछ सोचा, इसके हवाले से आपका क्या प्लान है? क्योंकि ये तो बड़ी शदीद एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई है वहाँ के लोगों जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैं मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान में एक एयर पोल्यूशन की एक मरबूत पॉलिसी नहीं है जो सूबों को भी एड्रेस करती हो, और इस्लामाबाद के हद तक या कागजी हद तक नहीं। तो एयर क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा, लाहौर में तो ऐसी सूरत हाल है कि बच्चे स्कूल नहीं अक्सर विंटर जाड़ों में जा सकते, ना लोगों के फेफड़ों पे असर पड़ता है, आंखें लाल होने लगती हैं, इतना वहाँ स्मॉग है। और ये पोल्यूशन की वजह से है जी, गाड़ियों की, फैक्ट्रियों की, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स बहुत पोल्यूट करते हैं। तो कल ही मीटिंग है जी, 2-3 व्हीलर्स के बारे में हम पॉलिसी उनको देंगे, उनको इनकरेज करेंगे कि आप इसे अडॉप्ट करें। फिर अगले कैबिनेट में एयर पोल्यूशन के लिए, एयर क्वालिटी के लिए क्लीन पाकिस्तान सांस ले सके, उसकी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। अभी हम सूबों से कोशिश करते हैं कि सूबों से और लाइन मिनिस्ट्रीज जो साथ में इंडस्ट्री, पावर, सब साथ में इनके भी मिलते हैं ना, ताने बाने, एक्सिक्यूशन उन्होंने करनी होती है कोई पॉलिसी, तो हम उनको पॉलिसी बना के उनके साथ मिलके ये कर रहे हैं तेज़ी में काम। आई एम सरप्राइज के पहले नहीं था, ना यहाँ प्लास्टिक्स पॉलिसी है, ना पोल्यूशन की पॉलिसी है, नेशनल एडेप्टेशन प्लान, ये सब हम कर रहे हैं जी, करके जाएंगे। जैसे प्लास्टिक की भी पॉलिसी बार-बार आती है, वो तो हमें याद है कि वो बार-बार आती है और हर 1 साल वो बड़ी अच्छी इंप्लीमेंट होती है, फिर 15 महीनों बाद या हर साल आती है भाई, और हो जाता है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। बिल्कुल वो तसलसल कैसे रखा जाएगा, क्योंकि पॉलिसीज तो बन जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है तो कुछ अरसे के लिए होती है। जी 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 जी, मेरा व्यू ये है कि मैं तो इस्तदा करूँगी, आई नो कि वसाइल की सख्त इस वक्त कमी है, और हमारे भी जितने फंड्स हैं वो सब चले गए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को। फ्लड के जो मुतासरीन हैं, सैलाब के मुतासरीन को पहला ट्रांचेस में क्लाइमेट चेंज के भी जिसके पास ग्रांट्स थी हमें नेचुरली देनी पड़ी। तो मैं समझती हूँ कि अगर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज़ हर सूबे में हैं, और ज़ाहिर इस्लामाबाद में भी है, इस्लामाबाद में भी 4-8 लोगों का ढांचा है, ये 2-2 की टीमें होती हैं दुनिया में, नारकोटिक्स जैसे फोर्स होती है, क्योंकि पुलिस इस वक्त होमिसाइड से डील कर रही है, टेररिज्म से डील कर रही है। वो नहीं जाएंगे किसी फैक्ट्री को बंद कराने, ना वो जाएंगे प्लास्टिक पोल्यूशन को चेक करने, ना वो लिटरिंग चेक करेंगे, ना वो कहेंगे अच्छा भाई ये आपकी रिक्शा ट्यून नहीं हुई हुई, ट्यूनिंग से भी आधा हो जाता है पोल्यूशन, वो नहीं करेंगे। तो जैसे दूसरे ममालिक में मैंने कभी आपको EPS बढ़ानी पड़ेंगी और प्रॉपर बनाया, तो उसकी भी मैं प्लान बना रही हूँ कि इस्लामाबाद की तो बने और सैंक्शन ना हो पोस्ट। अभी वसाइल नहीं है, लेकिन उनके पास एक प्लान तो होना चाहिए ना, कोई विजन तो होना चाहिए। सो ये सारे 5-6 इस तरह की बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ मैंने तो देखे जानी है। हैज़रडस वेस्ट की भी कर दी है, वो आपने सुना होगा कि आई थी, और एयर पोल्यूशन की भी आ रही है। सो वी आर डूइंग ऑल दिस, और मैं समझती हूँ इनमें क्योंकि सूबों को भी कंप्लायंट करना है, ज़ाहिर है उनके बगैर मुल्क नहीं बनता ना। एक लिविंग इंडस्ट्री इनिशिएटिव हमने बनाया, उसमें 15 फ्लड मैनेजमेंट की टेक्निक से वो सारे सूबों को ऑन बोर्ड लेके, ताकि वो खुशी से उसे अपना सकें एज अ पॉलिसी। और मेरा जो तजुर्बा है जी, कितने भी हमारे सियासी इख्तलाफात हों, जब हम बग़ैर किसी हंगामे तमाशे के, बग़ैर कैमरों के बात करते हैं, जूम पे ही ज़्यादातर मीटिंग्स होती हैं, उससे लोगों की ट्रिप्स भी बचती हैं, एंड इट्स ऑल्सो क्लाइमेट फ्रेंडली, तो उससे इमिशंस कम होती हैं, तो लोग अपनी काम की बात करते हैं और हमारे साथ सारे सूबे कोऑपरेट करते हैं। ये तो अच्छी बात है, सब कोऑपरेट करते हैं। कोई ऐसा कोई इलेक्शन भी जूम पे करवा दें ताकि वो एक इको फ्रेंडली इलेक्शन भी हो जाए और सब कोऑपरेट भी कर लें। तो जी अब उनको अपनी गवर्नेंस बढ़ानी पड़ेगी जी, कि अगर हम उनको पॉलिसी देते हैं उसको फिर हमारे साथ नेशनल एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि हर सूबे की ज़रूरत फ़र्क होती है। KP की ज़रूरत नीड्स फ़र्क हैं, सिंध की बिल्कुल डेल्टा प्रोविंस है उसकी फ़र्क हैं, पंजाब की फ़र्क हैं, गिलगित की सबकी अलग अलग होती हैं। तो दे हैव टू वर्क वेरी एक्टिवली कि अगर हम आपको पॉलिसी दे रहे हैं उसको लॉ बनाए, फिर आप उसे
मैंडेटरी करें, उसकी गवर्नेंस बढ़ाएं, 20% भी करना शुरू करें तो लोगों को हौसला होगा, कहेंगे देखिए हमारी हुकूमतें इस पर फोकस कर रही हैं, हम भी इसमें कोऑपरेट करें। तो ये ज़रूरी है जी। और आपका बहुत इसमें ताल्लुक होगा क्योंकि मीडिया के बगैर आवाम की आगाही नहीं हो सकती जी। कुछ कॉजेस ऐसे होते हैं जिसमें फिर पाकिस्तान आ जाता है सामने, एंड वी आर देयर फॉर पाकिस्तान। शहरी साहिबा, फाइनली सिर्फ एक सियासी सवाल भी आपसे पूछेंगे, आपको क्या लगता है इलेक्शन कब हो रहे हैं? इसके बगैर आपको जाने नहीं दे सकते। देखिए इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, जनरल इलेक्शन बेटा टाइम पे ही होंगे, बिकॉज मुझे ऐसा कोई सिनारियो या सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है जिसकी बुनियाद पर हुकूमतें, ख़ास तौर से वफाकी हुकूमत अपना कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म ख़त्म ना, अपनी आइनी मुद्दत ख़त्म करेगी। अब आप पंजाब के बहरान की बात करें, आई नो दैट वहाँ पे इस वक्त हर 3 घंटे सिचुएशन भी तब्दील हो रही है, लेकिन उसके हवाले से भी वफाकी हुकूमत ने बहुत क्लैरिटी से बात की है जी, बहुत क्लियर वजाहत से कि किसी से डिक्टेशन नहीं ले सकते कि आप खड़े हो जाएं कि जी मेरी घड़ी है मैं बेचूंगा, तोशा खाना के रूल्स नहीं आप कर रहे, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल होता है। और उसके बाद आप कह दें कि जी बस मेरी ज़िद है कि ये हुकूमत नहीं ख़त्म। भाई आपको आइनी तौर पर हटाया गया है, आपने तो इतने आयन शिकन हो गए हैं कि आप चाहते हैं कि कोई सिर्फ डिक्टेटर चाहता है कि असेंबली डिसॉल्व हो, बाय द वे। और सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल जो अनइलेक्टेड आमिर हैं वो करते हैं। सो यस दे मस्ट कंप्लीट देयर टर्म, और आप इलेक्ट होके पार्लियामान के लिए आते हैं जी, और कोई आपने सर पे बादशाहत नहीं करनी होती है, वहीं आपको समझाना होता है, वहीं आपको कानून साजी करनी होती है। बिल्कुल सही जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाजरीन